नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में आज 35 ठिकानों की तलाशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शराब वितरकों, कंपनियों के खिलाफ जांच जारी। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट नोट किया जारी। ई-रुपए की पायलट आधार पर जल्द होगी शुरुआत। सीबीडीसी की शुरुआत से बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रभावों की पड़ताल। अगले 5 वर्षों में सभी पंचायतों में स्थापित की जाएंगी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन में सहकारिता मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, डेयरी सेक्टर से पूर्वोत्तर को विशेष फायदा। उत्तरकाशी में हिमस्खलन स्थल से मिले 10 और पर्वतारोहियों के शव। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26। 3 ट्रेनर अब भी लापता, खोज अभियान जारी। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को शांति का नोबेल पुरस्कार। रूस यूक्रेन की 2 संस्थाओं का भी चयन। मानवाधिकार और लोकतंत्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया सम्मान। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण और जीवों की रक्षा भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों का अभिन्न अंग है। वन्यजीव सप्ताह के मौके पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से देश विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विधि और न्याय मंत्रालय ने प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। केंद्र ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है, जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का परीक्षण करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध है, लेकिन जिन्होंने किसी अन्य धर्म को अपना लिया है। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन का काम शुरू हो गया। नामांकन पत्र 14 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे। 3 नवंबर को मतदान होंगे। सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत एक तय सीमा तक बंधक मुक्त कर्ज दिया जाएगा। 90वें वायुसेना दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार मौजूद थे। सरकार ने 9 सदस्यीय चीता टास्क फोर्स का गठन किया है, जो चीतों के अनुकूलन और स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करेगी, साथ ही पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास पर सलाह देगी। पेंटागन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश विशेष तौर से अपनी सेनाओं के बीच अंतर संचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रक्षा संबंध भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे हैं। भारतीय डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग में एफआईएच का इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उपकप्तान हरमनप्रीत ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021-22 में 16 मैचों में 18 गोल दागे हैं, जिसमें 2 हैट्रिक भी शामिल हैं। मशहूर अभिनेता अरुण बाली का आज सुबह मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वो 79 वर्ष के थे। अपने करियर में उन्होंने कई टीवी सीरियल और फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। आज की खबर में अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सभी पंचायतों में अगले 5 वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे डेयरी उत्पादों के विपणन सहित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वोत्तर के लोगों को इससे विशेष फायदा होगा। गंगटोक में पूर्वी और पूर्वोत्तर जोन डेयरी सहकारी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा
कि सहकारिता मंत्रालय विभिन्न सहकारी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि देश में अभी केवल 65,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ही सक्रिय हैं। 2027 तक सभी पंचायतों में एक ऐसा निकाय हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद गरीबी दूर करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मगर डेयरी एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। डेयरी बनाने के साथ ही आप हजारों करोड़ों बच्चों के पोषण की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इससे पहले लिबिंग हेलीपैड पहुंचने पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज एक बार फिर छापेमारी की। ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली। ईडी इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार इस नीति को अब वापस ले चुकी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई ने भी कई लोगों से पूछताछ की है और मामले में उद्योगपति विजय नायर को गिरफ्तार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वो जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिए ई-रुपए की पायलट आधार पर पेशकश करेगा। केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी के बारे में कॉन्सेप्ट नोट पेश किया है। इसमें कहा गया है कि पायलट आधार पर इस तरह की पेशकश की सीमा और दायरे का विस्तार होने के साथ ही समय समय पर ई-रुपए की विशिष्ट विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कॉन्सेप्ट नोट में डिजिटल मुद्रा की प्रौद्योगिकी और डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपए के संभावित उपयोग और डिजिटल मुद्रा को जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इसमें सीबीडीसी की शुरुआत के चलते बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल की गई है। साथ ही गोपनीयता के मुद्दों का विश्लेषण भी किया गया है। जनादेश के मुताबिक सत्ता का सहज हस्तांतरण भारतीय संविधान और लोकतंत्र की विशेषता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में G20 संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। पिछले 75 वर्षों में भारत के लोकतंत्र की यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी संसद नागरिकों के हितों की रक्षा करती है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कानून बनाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोत्तम अभ्यास और नियमित संवाद वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने का तरीका है। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग की भावना ही G20 की सफलता की आधारशिला है। लोकसभा अध्यक्ष ने शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए इंडोनेशिया को धन्यवाद दिया और प्रतिनिधियों को अगले P20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। P20 से इतर लोकसभा अध्यक्ष ने IPU के अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने IPU को मजबूत करने की उनकी पहल की सराहना की। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित कार्य योजना पर बल दिया। P20 सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष ने फिजी की संसद के अध्यक्ष रातू एपेली नेलाटिकाऊ से मुलाकात की। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग समेत आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले 9 महीने में पाकिस्तान में 6 भारतीय कैदियों की मौत हुई है और इस विषय को इस्लामाबाद के समक्ष उठाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत हुई है, जिसमें से 5 मछुआरे हैं। ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इन सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और इन्हें अवैध तरीके से रखा गया था। भारत ने इस विषय को पड़ोसी देश के समक्ष उठाया है। इस विषय को पाकिस्तान में हमारे उच्चायोग ने भी उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। This increasing incidence of death of Indian prisoners is alarming.
and raises the question of their safety and security in Pakistani jails. The matter has been raised by our High Commission in Islamabad as well as with the Pakistani High Commission here. And we would like to reiterate that Pakistan is duty bound to ensure the safety and security of all Indian prisoners in its custody. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने कर्नाटक के मांड्या में पदयात्रा की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपतियों की कर्ज माफी और किसानों की आत्महत्या से जुड़े मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक देश में दो भारत स्वीकार्य नहीं है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यहां समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। माँ का दिल है, वो क्या कहता है? मैं आपको आपको मैं बताना चाहती हूँ। देखो, माँ के अंदर तो बीत रही है कि इसका क्या होगा, ठीक होगा, मगर एक तरफ से मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब हर चीज़ का इलाज है तो क्यों नहीं उस पर कोशिश किया जाए। अगर उस पर नहीं हो तो हम मानेंगे। मतलब ऑलरेडी एक लेडी एक अपने डायग्नोसिस से जूझ रही है और उसके बाद उसकी सपोर्ट खत्म हो गई। तो जब वो मुझसे मिली, वो बिल्कुल टूट गई। देश बनाने चली। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कोशिश करें कि हम नशे से दूर रहें, लेकिन अगर हमारे अंदर नशे की आदत या जिसे हम एडिक्शन कहते हैं वो पनप रही है तो समय रहते इसका इलाज कराना ज़रूरी है। नशे से बचा जा सकता है। नशे को बीमारी माने, इसका इलाज बहुत अच्छे से अवेलेबल है। नशे की लत से कैसे बचा जाए, जानने के लिए देखिए हेल्दी इंडिया मंगलवार दोपहर 1 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद के सत्र समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गुजरात के केवड़िया में ई बसों को हरी झंडी दिखाई। पीएमआई इलेक्ट्रो अब भारत के 23 से अधिक शहरों में मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज गुजरात से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर अपने अभियान का शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का दल उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मोतियाबिंद मुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के कई शीर्ष उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले से जुड़ी एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में पूर्व विधायक लोकेन सिंह के आवास के बाहर गुरुवार रात मध्यम तीव्रता का एक आईईडी विस्फोट हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार की सख्ती और जागरूकता अभियान के बावजूद धान की पराली को खेतों में आग लगाई जा रही है। इस खरीफ सीजन में पंजाब में अब तक पराली जलाने के 630 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लोकार्पण की तैयारी है। नाथद्वारा में 369 फीट की शिव प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं ने सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष 11 अक्टूबर को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई चल रही है। उत्तरकाशी में हिमस्खलन स्थल से 10 और शव बरामद हुए हैं, जिसके साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 26 हो गई है। शेष 3 प्रशिक्षुओं के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर के जरिए खोज के प्रयासों में बाधा डाली, लेकिन तलाश अभियान जमीन पर निर्बाध रूप से जारी है। गुरुवार देर शाम हिमस्खलन स्थल से 3 और शव बरामद किए गए, जबकि शुक्रवार को 7 शव बरामद किए गए। इसमें से 24 शव ट्रेनी पर्वतारोही के हैं, जबकि 2 शव इंस्ट्रक्टर के हैं। 4 शवों को खराब मौसम के कारण हर्षिल हेलीपैड ले जाया गया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस से उत्तरकाशी भेजा गया। अभी सभी शवों की पहचान नहीं हुई है। एनआईएम के पर्वतारोहियों का दल चढ़ाई के बाद लौटते समय मंगलवार को 17,000 फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा द्वितीय चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर्ड हो गई हैं, मिली हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जा रहा है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है। यात्रा सलाह जारी करते हुए अमेरिका ने नागरिकों को पाकिस्तान और खासकर उसके अशांत प्रांतों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यात्रा परामर्श जारी किया। इसमें अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के कारण बलूचिस्तान और FATA समेत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की यात्रा न करें। अमेरिका ने तृतीय स्तर का परामर्श जारी किया है। इस स्तर की यात्रा चेतावनी तब जारी की जाती है जब दीर्घकालिक या गंभीर स्थितियों के कारण यात्रियों और आगंतुकों को जोखिम होता है और जब गैर जरूरी यात्रा से बचा जाना जरूरी समझा जाता है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को देने का ऐलान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे नोबेल कमेटी के प्रमुख बेरुट रीज एंडरसन ने ओस्लो में की। इस बार एलेस बियालियात्स्की और 2 संस्थाओं को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया। साथ ही शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। विजेताओं ने अपने देश में वर्षों से आलोचना के अधिकार के साथ ही जनता के मूल अधिकारों की वकालत की। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। नोबेल पुरस्कार के तहत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। पुरस्कार दिसंबर में दिए जाते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। दक्षिण यूक्रेन के एक शहर में अपार्टमेंट इमारतों पर किए गए रूसी मिसाइल हमलों में
मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इस बीच पहली बार विस्फोटकों से भरे ड्रोन ने यूक्रेन के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया को निशाना बनाया। ईरान में निर्मित शहेद 136 ड्रोन से ज़पोरिज़िया शहर में हमले किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक एक दिन पहले रूसी S-300 मिसाइल हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई और ध्वस्त मकानों के मलबे से 21 लोगों को बचाया गया। हाल में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करते हुए ज़पोरिज़िया प्रांत के अपने देश में विलय की घोषणा की थी। इस प्रांत में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने आगाह किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापक अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/3 देशों को इस साल या अगले साल कम से कम 2 तिमाहियों में संकुचन का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले प्रमुख नीतिगत भाषण में IMF की प्रबंध निदेशक जॉर्जिवा ने कहा कि अगले सप्ताह जारी होने वाले विश्व आर्थिक परिदृश्य में वैश्विक वृद्धि अनुमानों को और घटाया जाएगा। उनका अनुमान है कि इस समय से लेकर 2026 के बीच वैश्विक उत्पादन में लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। जॉर्जिवा ने कहा कि चीजों के बेहतर होने से पहले और खराब होने की आशंका अधिक दिख रही है। पाकिस्तान ने आज महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में भारत को 13 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम 124 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी निदा डार ने नाबाद 56 रन बनाने के अलावा 2 विकेट भी झटके। भारत के लिए आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने अच्छी कोशिश की, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकी। भारतीय गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा सबसे सफल रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 9 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के बाद बाघ सवारी महोत्सव का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन विशेष तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Yeah.